हेलो एवरीवन, इट्स एडवोकेट मिशिका गुप्ता एंड आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 11 ऑफ बीएनएसएस व्हिच सेज मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। सो ये चैप्टर जरूरी है सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए। समझते हैं इसको डिटेल में। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट टेक योर बेयर एक्ट एंड अ पेन और पेंसिल। इसकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज समझेंगे। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है सेक्शन समझने में वो लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 148 से। डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स। अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स के रूल्स डिफाइन करता है ये सेक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं 148 सेक्शन क्या कह रहे हैं। अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग किसी जगह पर इकट्ठा होते हैं और पब्लिक में पीस डिस्टर्ब करते हैं तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, पुलिस स्टेशन इंचार्ज, सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की कोई पुलिस ऑफिसर, इनको ये राइट है कि वो असेंबली को डिस्पर्स होने का ऑर्डर दे सकते हैं। कौन कौन? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, पुलिस स्टेशन इंचार्ज, सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर अपर का कोई भी पुलिस ऑफिसर। तो क्या होगा अगर भीड़ डिस्पर्स नहीं हो रही? उन्होंने ऑर्डर तो दे दिया लेकिन भीड़ वहां पर फिर भी नहीं हट रही, तो क्या होगा? अगर लोग ऑर्डर सुनने के बाद भी नहीं हटते हैं तो पुलिस या मैजिस्ट्रेट फोर्स का यूज कर सकती है, भीड़ को हटा सकती है। जरूरी होने पर वहां जो भी मौजूद लोग हैं उन लोगों से मदद ले सकती है। आर्म फोर्सेस मेंबर्स को हटाकर जो आम पब्लिक है उससे मदद ली जा सकती है और लोगों को अरेस्ट भी किया जा सकता है ताकि उनको सजा मिल सके। अगर कोई इलीगल प्रोटेस्ट, दंगा या फिर भीड़ में लॉ को डिस्टर्ब कर रहा है तो पुलिस फोर्सफुली सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती है। बेसिकली सेक्शन पब्लिक में पीस बनाए रखने के लिए ही बनाया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की 149, यूज ऑफ आर्म फोर्सेस टू डिस्पर्स असेंबली। ये सेक्शन बताता है कब और कैसे आर्म फोर्सेस का यूज किया जा सकता है अनलॉफुल असेंबली को हटाने में। सेक्शन 148 के अंडर दिए गए ऑर्डर काम नहीं कर रहा है और पब्लिक सिक्योरिटी के लिए जरूरी हो गई है कि भीड़ हटाई जाए तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर कोई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो कि डीएम ने ऑथराइज किया हो, अगर वो वहां फिजिकली प्रेजेंट है तो आर्म फोर्सेस का यूज करने का ऑर्डर दे सकता है। आर्म फोर्सेस कैसे काम करेगी? मैजिस्ट्रेट किसी आर्म फोर्सेस के ऑफिसर को भीड़ हटाने का ऑर्डर दे सकता है। अगर जरूरी होता है तो उन लोगों को अरेस्ट और डिटेन किया जा सकता है और उन लोगों को लॉ के अकॉर्डिंग सजा दी जा सकती है। अब आर्म फोर्सेस को क्या ध्यान रखना होता है वो समझते हैं। मिनिमम फोर्स का यूज करना होगा, अननेसेसरी फोर्स नहीं यूज होगी, किसी भी इंसान या प्रॉपर्टी को बिना वजह नुकसान नहीं पहुंचाना होगा और सिर्फ उतना ही फोर्स यूज किया जाएगा जितना जरूरी हो उस भीड़ को हटाने में, अरेस्ट करने के लिए। अगर पब्लिक शांति बिगड़ने का डेंजर हो और पुलिस सिविल फोर्स से कंट्रोल ना कर पाए तो आर्म फोर्सेस तक को बुलाया जा सकता है। इसका यूज सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशंस में ही होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की 150, पावर ऑफ सर्टेन आर्म फोर्स ऑफिसर्स टू डिस्पर्स असेंबली। ये सेक्शन बता रहा है जो आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स को अनलॉफुली असेंबली हटाने का राइट देता है जो पब्लिक सिक्योरिटी खतरे में हो और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वहां पर अवेलेबल ना हो। तो सबसे पहले समझते हैं 150 सेक्शन कब लगता है। अगर पब्लिक सिक्योरिटी सीरियस डेंजर में है और कोई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अवेलेबल ना हो या कांटेक्ट में नहीं हो पा रहा है तो कोई भी कमीशन या गैजेट ऑफिसर ऑफ आर्म फोर्सेस अपनी कमांड में अवेलेबल आर्म फोर्सेस की मदद से भीड़ को हटा सकता है और जरूरी होता है तो उन लोगों को अरेस्ट और डिटेन भी कर सकता है। ऐसे ही केसेस में आर्म फोर्सेस अपने आप डिसीजन ले सकते हैं और जैसे ही मैजिस्ट्रेट से कांटेक्ट हो जाता है तो जो मैजिस्ट्रेट कहेंगे फिर उनका ही ऑर्डर आर्म फोर्सेस मेंबर को फॉलो करना होता है। अगर मैजिस्ट्रेट कहता है कि फोर्स का यूज बंद करो तो तुरंत बंद कर दिया जाएगा। और ये सेक्शन भी एक्सट्रीम सिचुएशंस के लिए, जब लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो तुरंत एक्शन लेना वहां पर जहां पर जरूरी होता है तभी यूज किया जाता है और जैसे ही मैजिस्ट्रेट अवेलेबल हो जाता है तो उन्हीं के ऑर्डर्स फॉलो किए जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर 151, प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट्स डन अंडर सेक्शन 148, 149, 150। जो भी एक्ट किए गए हैं उनको प्रोटेक्शन मिलती है, वो समझते हैं। जैसे इसमें जो भी पुलिस है, मैजिस्ट्रेट्स हैं, आर्म फोर्सेस हैं, उनको लीगल प्रोटेक्शन देता है ये सेक्शन कि अगर उन्होंने जो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कोई एक्शन लिया है तो उसको उन केसेस में प्रोटेक्शन मिलती है। अगर सेक्शन 148, 149 या 150 के अंडर कोई भी एक्शन लिया गया है तो उसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं किया जा सकता जब तक अगर वो इंसान आर्म फोर्सेस का ऑफिसर या मेंबर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल होगा एंड अगर वो किसी और कैटेगरी में आता है जैसे पुलिस ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट तो स्टेट गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए। अब इसमें कौन से लोगों को प्रोटेक्शन दिया गया है वो समझते हैं। ये प्रोटेक्शन बेसिकली उन लोगों को दिया गया है जो अपना काम गुड फेथ में कर रहे हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स जो लॉ फॉलो करते हुए एक्शन ले रहे हैं। कोई भी ऐसा इंसान अगर सेक्शन 148, 149 के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है उनको भी प्रोटेक्शन मिलेगी। आर्म फोर्सेस के ऑफिसर जो सेक्शन 150 के अंडर काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन मिलेगी और आर्म फोर्सेस के मेंबर्स जो अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स को ओबे कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जाएगी। अब इसमें
कुछ डेफिनेशंस को डिफाइन किया गया है। आर्म फोर्सेस ऑफिसर और मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस की वो समझते हैं। सबसे फर्स्ट है आर्म फोर्सेस, इसका मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या कोई भी ऐसा यूनियन की आर्म फोर्सेस जो लैंड पर ऑपरेट कर रहे हैं। फिर सेकंड आती है डेफिनेशन ऑफिसर की, इसमें कमीशन, गैजेट, जूनियर कमीशन, वारंट ऑफिसर्स, पेटी ऑफिसर्स और नॉन गैजेट ऑफिसर्स आते हैं। थर्ड इसमें बात की गई है मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस की। सो इसमें ऑफिसर्स के अलावा आर्म फोर्सेस में काम करने वाले लोग भी इंक्लूडेड हैं। सो इस पूरे सेक्शन में पुलिस, मैजिस्ट्रेट और आर्म फोर्सेस को प्रोटेक्शन मिलता है ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर इजीली मेंटेन कर सके। ऑफिसर्स गुड फेथ में काम करते हैं तो उन पर कोई भी इलीगल एक्शन नहीं लिया जाता है, और अगर किसी भी ऑफिसर पर केस करना है तो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है। सो दिस वाज इट सेक्शन 151। तो यहाँ पर ए पार्ट खत्म होता है। अब आते हैं बी पार्ट पर, पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड बात करेंगे सेक्शंस की। सो 152 बात कर रहा है कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। सो 152 सेक्शन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। सो अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एसडीएम या फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर किसी पुलिस रिपोर्ट से या फिर कोई और सोर्स से पता लगता है कि न्यूसेंस या फिर कोई डेंजर है और उसको लगता है कि इसे हटाना जरूरी है, तो वो कंडीशनल ऑर्डर पास कर सकता है। अब समझते हैं किस टाइप की न्यूसेंस को वो हटा सकते हैं। मैजिस्ट्रेट इन सिचुएशंस में एक्शन ले सकते हैं। फर्स्ट, पब्लिक प्लेस या रोड को अगर इलीगली ब्लॉकेज किया जा रहा है, अगर कोई अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर न्यूसेंस पब्लिक प्लेस, रोड, रिवर या चैनल में हो रहा है तो उसे हटाने के लिए वो ऑर्डर दे सकते हैं। सेकंड, डेंजरस बिजनेस या गुड्स, यानी अगर कोई ट्रेड या ऑक्यूपेशन पब्लिक हेल्थ के लिए डेंजरस हो या कोई गुड्स रखा हो जो लोगों के लिए कंफर्ट और उनकी सेफ्टी के लिए नुकसान देता हो, तो मैजिस्ट्रेट उस ट्रेड को बंद या रेगुलेट कर सकता है और उस माल को हटाने का ऑर्डर दे सकता है। सी क्लॉज बात कर रहे हैं फायर या एक्सप्लोजन का खतरा है। अगर कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन या कोई और चीज का डिस्पोजल फायर या एक्सप्लोजन का रिस्क करता है, उसका बढ़ाता है रिस्क, तो मैजिस्ट्रेट उसे रोकने का ऑर्डर दे सकता है। पर डी सब क्लॉज बात करता है डेंजरस बिल्डिंग, ट्रीज एंड टेंट्स के बारे में। सो अगर कोई बिल्डिंग ऐसी है, टेंट या फिर ट्री इतना खराब हाल में है कि वो किसी इंसान या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो मैजिस्ट्रेट उसको हटाने या फिर रिपेयर करने का ऑर्डर दे सकते हैं। ई क्लॉज बात कर रहा है पब्लिक सेफ्टी के लिए फेंसिंग, मतलब अगर कोई टैंक है, वेल है या एक्सकेवेशन रोड या पब्लिक जगह के पास है और लोगों के लिए डेंजर क्रिएट करता है, मैजिस्ट्रेट उसे फेंस करने का ऑर्डर दे सकता है। फिर एफ बात की गई है यहाँ पर डेंजरस एनिमल से रिलेटेड। अगर कोई डेंजरस एनिमल पब्लिक सेफ्टी के लिए रिस्क है तो मैजिस्ट्रेट उसे डिस्ट्रॉय करने का या फिर कन्फाइन करने का या डिस्पोज करने का ऑर्डर पास कर सकते हैं। अब इसमें एक बात की गई थी कंडीशनल ऑर्डर। कंडीशनल ऑर्डर क्या होता है उसको समझते हैं। मैजिस्ट्रेट एक ऑर्डर पास करे जिसमें न्यूसेंस क्रिएट करने वाले को स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर वो इंसान ऑब्जेक्शन करे तो उसको मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होके अपना साइड रखने का चांस मिलेगा, और अगर वो प्रूफ नहीं कर पाया कि ऑर्डर गलत है तो ऑर्डर फाइनल हो जाएगा और उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। और अगर मैजिस्ट्रेट ने एक वैलिड ऑर्डर दिया है तो किसी भी सिविल कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट में पब्लिक पीस का मतलब समझाया, उसको समझते हैं। सो पब्लिक पीस में स्टेट की प्रॉपर्टीज, कैंपिंग ग्राउंड्स और रिक्रिएशनल ग्राउंड्स भी आते हैं। सो ये सेक्शन पब्लिक सेफ्टी और हाइजीन मेंटेन करने के लिए जरूरी है, और कोई भी इलीगल ऑब्स्ट्रक्शन, डेंजरस बिल्डिंग या अनसेफ बिजनेस पब्लिक को नुकसान पहुंचाता है तो मैजिस्ट्रेट एक्शन ले सकता है। सो अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर 153 सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। ठीक है, सो इस सेक्शन में ये बताया गया है कि मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर को किस तरीके से नोटिफाई या सर्व किया जाएगा। सो सबसे पहले समझते हैं, अगर पॉसिबल हो तो जो इंसान ऑर्डर के अगेंस्ट है उसको समन्स की तरह डायरेक्टली सर्व किया जाएगा। ये वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो समन सर्व करने के लिए किया जाता है। और अगर डायरेक्ट सर्विस पॉसिबल नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग एक प्रोक्लेमेशन पब्लिश किया जाएगा। एक कॉपी ऐसी जगह चिपकाई जाएगी जहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन मिल सके। फिर इसमें एक चीज और समझ लेते हैं, डायरेक्ट सर्विस का मतलब। डायरेक्ट सर्विस क्या होता है? सबसे पहले जो इंसान ऑर्डर के अगेंस्ट है उसको पर्सनली ऑर्डर देने की कोशिश की जाएगी, और फिर ऑल्टरनेटिव मेथड वो होता है कि अगर ये पॉसिबल ना हो तो पब्लिक अनाउंसमेंट और नोटिस डिस्प्ले करके उस इंसान तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। सो ये था सेक्शन 153, किस तरीके से ऑर्डर सर्व किया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर 154, पर्सन टू हुम ऑर्डर इज एड्रेस टू ओबे और शो कॉज। इसका क्या मतलब है? तो ये सेक्शन बताता है जो इंसान मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट है उसको क्या करना होगा। जो भी इंसान के अगेंस्ट ऑर्डर पास किया गया है उसके पास दो चॉइसेस होती हैं। फर्स्ट, ऑर्डर को फॉलो करना। अगर वो ऑर्डर को फॉलो करता है तो उसको स्पेसिफाइड टाइम और मैनर के अकॉर्डिंग उस ऑर्डर को फॉलो करना होगा। मतलब अगर ऑर्डर में कहा गया है कि इलीगल ऑब्स्ट्रक्शन हटाएं तो उसको तुरंत हटाना होगा। लेकिन उसके पास ये ऑप्शन है कि वो कोर्ट में अपनी बात रखे। अगर उसको लगता है कि ऑर्डर गलत है तो वो मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर हो सकता है, अपनी एक साइड रख सकता है, और ये अपीयरेंस फिजिकल या फिर ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हो सकती है। तो बेसिकली मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर इग्नोर नहीं किया जा सकता, या तो उसको मान लो या फिर जाकर मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर हो और अपनी साइड को रखो
और ऑर्डर को कैंसिल करवा लो। सो दिस इज ओनली 2 चॉइस जो आपके पास हैं। फिर नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं 155, पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद सेक्शन 154। सो ये सेक्शन बता रहा है अगर कोई इंसान मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर को नहीं मानता या कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा है तो उसको क्या पनिशमेंट होगी। तो अगर कोई इंसान ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है उसको BNS के सेक्शन 223 के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी। और अगर किसी इंसान ने ऑर्डर को इग्नोर कर दिया तो उस ऑर्डर को एब्सोल्यूट माना जाएगा, यानी वो ऑर्डर फाइनल हो जाएगा, कोई भी फर्दर आर्ग्यूमेंट या अपील का चांस नहीं मिलेगा, तो उस इंसान के अगेंस्ट पेनल्टी या पनिशमेंट एप्लीकेबल हो जाएगी। फिर अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर 156, प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड। सो ये सेक्शन बताता है कि अगर किसी इंसान को मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट ये कहना हो कि पब्लिक का उस जगह पर कोई हक नहीं है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। सबसे पहले 156 सेक्शन कब अप्लाई होगा उसको समझते हैं। अगर मैजिस्ट्रेट ने सेक्शन 152 के अंडर कोई ऑर्डर पास किया है ताकि पब्लिक प्लेस या जैसे रोड, चैनल या रिवर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन, न्यूसेंस या डेंजर हटाया जा सके, और जिस इंसान के अगेंस्ट ये ऑर्डर पास किया गया है वो कहता है कि पब्लिक का वहां पर कोई हक ही नहीं है, वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसका ये कहने का मतलब है, तो मैजिस्ट्रेट उस इंसान से सवाल करेगा कि क्या वो पब्लिक राइट को डिनाई करता है, और अगर हाँ तो उस मैटर की फिर वहां पर इंक्वायरी की जाएगी। अब मैजिस्ट्रेट का इंक्वायरी करने का क्या प्रोसेस है वो समझते हैं। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि उस इंसान के पास पब्लिक राइट को डिनाई करने का वैलिड प्रूफ है, वो प्रोसीडिंग्स को तब तक के लिए रोक देंगे जब तक कॉम्पिटेंट कोर्ट इसका फैसला नहीं कर देता। और अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि उस इंसान के पास कोई रिलायबल एविडेंस नहीं है तो फिर वो 157 सेक्शन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेगा। अगर एक बार इंसान ने मैजिस्ट्रेट के सामने पब्लिक राइट को डिनाई नहीं किया तो बाद में वो दोबारा ये डिनाइल नहीं दे सकता। अगर उसने डिनाई दिया लेकिन वो वैलिड एविडेंस नहीं दे पाया तो बाद में भी वो दोबारा डिनाइल नहीं दे सकता है। इस पूरे सेक्शन का ये मतलब है अगर किसी इंसान के अगेंस्ट सेक्शन 152 का ऑर्डर आता है तो सिर्फ उसको एक बार मौका मिलता है पब्लिक राइट को चैलेंज करने का। अगर उसके पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं है तो उसकी डिनाइल एक्सेप्ट नहीं होगी और मैजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ा देगा। ये सेक्शन बेसिकली इंश्योर करता है कि पब्लिक को कैसे इलीगल ऑब्स्ट्रक्शन से बचाया जा सकता है और लोग बिना वजह पब्लिक राइट्स को चैलेंज करके प्रोसीडिंग्स को डिनाई ना कर सके। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर 157, प्रोसीजर वेयर पर्सन अगेंस्ट हुम ऑर्डर इज मेड अंडर सेक्शन 152 अपीयर्स टू शो कॉज। ठीक है, तो ये सेक्शन बता रहा है अगर किसी इंसान के अगेंस्ट सेक्शन 152 का ऑर्डर पास होता है और वो अपनी सफाई देना चाहता है या अपनी एक साइड रखना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। अगर कोई इंसान सेक्शन 152 के ऑर्डर से अफेक्टेड है और वो अपनी बात कोर्ट में आकर रखना चाहता है तो मैजिस्ट्रेट उसकी बात सुनेगा, मैजिस्ट्रेट एविडेंस लेगा जैसे कि समन्स केस में लिया जाता है। अब ऐसे में मैजिस्ट्रेट के पास 2 ऑप्शन होते हैं। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ऑर्डर सही है तो वो ऑर्डर को एब्सोल्यूट कर देगा यानी फाइनल कर देगा, या फिर थोड़ी मॉडिफिकेशन करके भी वो उस ऑर्डर को फाइनल कर सकता है। और अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि वो ऑर्डर सही नहीं है तो फिर वो कोई भी फर्दर एक्शन नहीं लेगा। अब इसके लिए टाइम लिमिट सेट की गई है, ये पूरा प्रोसेस 90 डेज के अंडर कंप्लीट होना चाहिए और अगर जरूरी लगता है तो मैजिस्ट्रेट राइटिंग में रीजंस देकर 120 डेज तक इसको एक्सटेंड कर सकता है। जिस इंसान के अगेंस्ट ऑर्डर पास होता है उसको अपनी बात रखने का एक यहाँ पर मौका दिया जाता है। अगर वो इंसान प्रूव नहीं कर पाता अपनी बात को तो मैजिस्ट्रेट यहाँ पर ऑर्डर को फाइनल कर देगा। यही था सेक्शन 157। अब आते हैं नेक्स्ट पर 158, पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्सपर्ट। ये सेक्शन बताता है मैजिस्ट्रेट के पास क्या पावर होती है इन्वेस्टिगेशन और एक्सपर्ट ऑप्शन लेने की। अगर मैजिस्ट्रेट सेक्शन 156 या 157 के अंदर इंक्वायरी कर रहे हैं तो उनके पास 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पर पावर्स दी गई हैं। लोकल इन्वेस्टिगेशन करवाने की पावर, मैजिस्ट्रेट किसी भी क्वालिफाइड पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं जो साइट पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करे और रिपोर्ट देगा। सेकेंड पावर इसमें दी गई है एक्सपर्ट्स को समन्स करने की पावर। मैजिस्ट्रेट किसी एक्सपर्ट को बुला सकते हैं और उसका ओपिनियन भी ले सकते हैं। ये जो इंजीनियर है वो किसी भी फील्ड से हो सकता है, इंजीनियर, मेडिकल या फिर इन्वायरमेंट से, कोई भी फील्ड से ये एक्सपर्ट हो सकता है जिसका ओपिनियन ले सकते हैं मैजिस्ट्रेट। बेसिकली अगर किसी ग्राउंड लेवल पर रियलिटी चेक करनी हो तो मैजिस्ट्रेट अपनी मर्जी से लोकल इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। फिर अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर 159, पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू फर्निश रिटन इंस्ट्रक्शंस एटसेट्रा। ये सेक्शन बताता है कि अगर मैजिस्ट्रेट सेक्शन 158 के अंडर लोकल इन्वेस्टिगेशन या फिर एक्सपर्ट एग्जामिनेशन का ऑर्डर देते हैं तो उसके पास और क्या पावर्स होती हैं। अगर मैजिस्ट्रेट ने किसी पर्सन को लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट किया है तो मैजिस्ट्रेट उसको रिटन इंस्ट्रक्शंस दे सकता है ताकि वो प्रॉपर गाइडेंस के साथ इन्वेस्टिगेशन करे, और इसमें मैजिस्ट्रेट डिसाइड कर सकता है कि इन्वेस्टिगेशन का खर्चा कौन उठाएगा, कंप्लेनेंट, अक्यूज्ड या फिर कोई और पार्टी, और उस पर्सन की रिपोर्ट कोर्ट में एविडेंस के लिए यूज की जा सकती है। अगर मानो मैजिस्ट्रेट ने किसी एक्सपर्ट पर्सन को समन किया है तो मैजिस्ट्रेट ही डिसाइड कर सकता है कि उनके एक्सपर्ट की फीस और उनका खर्चा एग्जामिनेशन का कौन उठाएगा। ये सेक्शन बेसिकली इसलिए बनाया गया है, ये इंश्योर करता है कि लोकल इन्वेस्टिगेशन या एक्सपर्ट एग्जामिनेशन बिना किसी फाइनेंशियल कंफ्यूजन के हो सके। जो भी एक रिपोर्ट बनेगी वो केस में वैलिड एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट की जाएगी।
सो अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर 160 प्रोसीजर ऑन ऑर्डर बीइंग मेड एब्सोल्यूट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसओबीडियंस। सो ये सेक्शन ये बताता है कि अगर मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर फाइनल हो जाता है और कोई उसको नहीं मानता है तो उसको क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, समझते हैं। सो अगर सेक्शन 155 या 157 के अंडर मैजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर फाइनल कर दिया है तो वो उस इंसान को एक नोटिस भेजेगा जिसके अगेंस्ट ये ऑर्डर पास हुआ है, और नोटिस में बताया जाएगा कि उसको एक फिक्स टाइम के अंदर ऑर्डर को फॉलो करना होगा, और अगर उसने ऑर्डर नहीं माना तो उसको 223 सेक्शन BNS के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाएगी। अगर वो इंसान उस ऑर्डर को नहीं फॉलो करता है, मैजिस्ट्रेट खुद से उस एक्ट को कंप्लीट करवा सकता है। जो भी खर्चा आएगा वो उस इंसान से रिकवर किया जाएगा। रिकवरी के लिए उसकी प्रॉपर्टी या गुड्स को बेचा जा सकता है, उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को सीज करके बेचा जा सकता है, चाहे वो उस मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन के अंडर हो या फिर बाहर हो, डजंट मैटर। सो अगर प्रॉपर्टी किसी और जुरिस्डिक्शन में है तो वहाँ के मैजिस्ट्रेट के थ्रू उसकी प्रॉपर्टी अटैच करके बेची जा सकती है, और इसमें लीगल प्रोटेक्शन है। अगर मैजिस्ट्रेट में इसको गुड फेथ में किया है तो उस पर कोई केस फाइल नहीं किया जाएगा। सो अगर इस पूरे सेक्शन को मैं समराइज करूँ तो इसका यही मतलब है कि मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर फाइनल हो गया है तो उसको फॉलो करना जरूरी है। अगर कोई रिफ्यूज करे तो मैजिस्ट्रेट खुद से एक्शन ले सकते हैं और उसका फाइनेंशियल बर्डन भी उस इंसान पर ही डाल सकते हैं। ये जो सेक्शन है पब्लिक न्यूसेंस और ऑब्स्ट्रक्शन वाले केसेस में इफेक्टिव एक्शन लेने के लिए बनाया गया बेसिक। सो अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर 161 इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी। सो ये सेक्शन बताता है कि अगर किसी केस में तुरंत एक्शन लेना जरूरी है तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं। सो अगर मैजिस्ट्रेट ने सेक्शन 152 के अंडर कोई ऑर्डर दिया है और उसको लगता है कि पब्लिक को किसी सीरियस इंजरी या डेंजर का रिस्क है तो वो उस पर्सन को एक इंजंक्शन इशू कर सकता है, मतलब उसको तुरंत रोकने का ऑर्डर पास कर सकता है। ये इंजंक्शन फाइनल ऑर्डर होने तक वैलिड रहेगा ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को रोका जा सके। मानो कोई इंसान ऐसा है जो इंजंक्शन ऑर्डर को नहीं मानता तो मैजिस्ट्रेट खुद या किसी और के थ्रू नेसेसरी एक्शन ले सकता है ताकि डेंजर या इंजरी को प्रिवेंट कर सके, और ये एक्शन किसी भी तरीके से हो सकता है जो मैजिस्ट्रेट को ठीक लगता है। फिर मैजिस्ट्रेट को यहाँ पर लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है। अगर उन्होंने गुड फेथ में किया है तो उन पर कोई भी केस फाइल नहीं किया जा सकता। सो अब आता है नेक्स्ट सेक्शन पर 162 मैजिस्ट्रेट में प्रोहिबिट रेपिटेशन और कंटिन्यूएंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। इसमें ये बताता है कि मैजिस्ट्रेट किस तरह से पब्लिक न्यूसेंस को रोकने के लिए एक्शन ले सकते हैं। सो अगर कोई इंसान बार बार पब्लिक में न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है तो DM, SDM, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा एम्पावर्ड हैं, तो ये लोग उनको ऑर्डर दे सकते हैं कि वो पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट ना करें, कंटिन्यू ना करें। तो ये सेक्शन इंश्योर करता है कि कोई भी इंसान बार बार पब्लिक न्यूसेंस को ना करे, अगर वो करता है तो उसको लीगली रोका जा सके। यहाँ पर B पार्ट खत्म होता है। अब आते हैं हम C पार्ट पर 163 सेक्शन पे आते हैं जो कहता है पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंड डेंजर। ये सेक्शन 144 हुआ करता था CRPC का, जो काफी इंपॉर्टेंट होता था, जो बहुत इजीली लोगों को याद भी होता था। सो समझते हैं सेक्शन क्या कह रहा है। ये अर्जेंट केसेस में मैजिस्ट्रेट को इमीडिएट एक्शन लेने का पावर देता है। सो अगर कोई न्यूसेंस या डेंजर होने का डर हो तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, SDM या कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एम्पावर्ड होता है वो तुरंत राइटिंग में ऑर्डर दे सकता है। अब ये ऑर्डर कब दिया जा सकता है उसको समझते हैं। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि पब्लिक ट्रैंक्विलिटी खतरे में है, इंसान की जान या हेल्थ या सेफ्टी को नुकसान हो सकता है, कोई राइट या लड़ाई झगड़े होने का डर है यानी अफ्रीका उन्हें डर लगता है, किसी लॉफुली एम्प्लॉयड पर्सन को ऑब्स्ट्रक्शन, अनॉयंस या इंजरी का हो सकती है, तो ऐसे केसेस में कोई रिटर्न ऑर्डर पास कर सकते हैं। और अगर उन्हें लगता है इमरजेंसी है तो मैजिस्ट्रेट बिना दूसरी पार्टी को सुने भी एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर सकते हैं ऐसे केसेस में। सो ये जो ऑर्डर है वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान पर भी एप्लीकेबल हो सकता है, किसी एरिया के लोगों पर भी हो सकता है, या एक जनरल पब्लिक के लिए भी इशू किया जा सकता है। अब जो ये ऑर्डर है वो कितने टाइम तक के लिए वैलिड रहेगा? इसकी डिफॉल्ट वैलिडिटी 2 मंथ्स तक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तो इसको 6 मंथ तक एक्सटेंड कर सकती है। अब इस ऑर्डर को चैलेंज कैसे करें? अगर किसी इंसान को लगता है कि ये ऑर्डर गलत है तो वो मैजिस्ट्रेट या स्टेट गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। मैजिस्ट्रेट या स्टेट गवर्नमेंट एप्लीकेंट को सुने और ऑर्डर अगर रिजेक्ट करेगा तो रीजंस उसको राइटिंग में देना होता है। सो दिस वाज इट सेक्शन 163। तो ये पब्लिक सेफ्टी और पीस इंश्योर करने के लिए एक पावरफुल टूल है जो मैजिस्ट्रेट को इमीडिएट एक्शन लेने का राइट देता है। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो मैजिस्ट्रेट बिना देरी के न्यूसेंस से डेंजर को रोकने का ऑर्डर पास कर सकते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर 164 डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। तो ये सेक्शन बेसिकली बात कर रहा है जो लैंड या वाटर से जुड़े डिस्प्यूट्स होते हैं उनको ब्रीच ऑफ पीस होने से पहले ही कंट्रोल करने का प्रोसीजर बता रहा है ये पूरा सेक्शन। सो ये सेक्शन कब अप्लाई होता है? अगर किसी लैंड या वाटर से रिलेटेड डिस्प्यूट में पीस भंग हो रहा है, शांति भंग हो रही है, तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एक्शन ले सकते हैं और ये एक्शन पुलिस रिपोर्ट के पर भी बेस्ड हो सकता है या फिर कहीं और से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो भी ये लिया जा सकता है। तो अब इसमें लैंड या वाटर का मतलब समझाया। तो लैंड या वाटर का मतलब सिर्फ जमीन या पानी नहीं है बल्कि बिल्डिंग्स, मार्केट्स, फिशरीज, क्रॉप्स और उस जगह से होने वाली रेंट्स, प्रॉफिट्स भी इसमें इंक्लूडेड है।
सो अब मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, रिटन ऑर्डर पास करेंगे जिसमें बताया जाएगा कि डिस्प्यूट क्यों डेंजरस है। दोनों पार्टीज को कोर्ट में बुलाएगा ताकि रिटन स्टेटमेंट दे सके और अपनी एक्चुअल पोजीशन क्लेम कर सके। और ये जो ऑर्डर है वो एक ऑफिशियली सर्व होगा और जो भी डिस्प्यूटेड प्लेस है वहां पर ये ऑर्डर चिपकाया भी जाएगा। अब मैजिस्ट्रेट ये नहीं देखेगा कि लैंड किसकी होनी चाहिए, बल्कि ये देखेगा कि वो एक्चुअल पोजीशन किसका है। अगर कोई 2 महीने के अंदर जबरदस्ती हटा दिया गया है तो मैजिस्ट्रेट उस पर्सन को वापस पोजीशन भी दिलवाएगा। और अगर कोई प्रूफ कर दे कि ऐसा कोई डिस्प्यूट है ही नहीं तो मैजिस्ट्रेट अपना ऑर्डर कैंसिल कर देगा, केस वहीं पर क्लोज हो जाएगा। पार्टी पोजीशन में थी उसको लीगली वहां पर रहने का राइट मिलेगा, दूसरी पार्टी को डिस्टर्ब करने से मना किया जाएगा। अगर किसी को जबरदस्ती हटा दिया गया था तो उसको वापस पोजीशन भी दिया जाएगा। अब इसमें कुछ एडिशनल पावर्स बताई गई है मैजिस्ट्रेट की। लीगल हायर्स को प्रोसीडिंग्स में इंक्लूड करना अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाती है, डिस्प्यूटेड पार्टी के क्रॉप्स या प्रोड्यूस को डीके होने से बचाने के लिए कस्टडी या फिर सेल का ऑर्डर देना, विटनेस समन करना या किसी भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने का वो ऑर्डर भी दे सकते हैं मैजिस्ट्रेट। अगर सिचुएशन और सीरियस हो जाती है तो मैजिस्ट्रेट सेक्शन 126 के प्रोविजन का अंडर भी एक्शन ले सकते हैं। सो अब आते हैं 165 सेक्शन पर, पावर टू अटैच डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी एंड अपॉइंट रिसीवर। कब मैजिस्ट्रेट प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है वो समझते हैं। फर्स्ट, इमरजेंसी सिचुएशन, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। सेकंड, पोजीशन क्लियर नहीं है, अगर मैजिस्ट्रेट को समझ ही नहीं आ रहा कि एक्चुअल पोजीशन किसका है तो वो ले सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। थर्ड, कोई भी पोजीशन में नहीं था, अगर दोनों पार्टीज का पोजीशन प्रूव नहीं हो रहा तो उस प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। और अगर शांति भंग करने का खतरा खत्म हो जाता है तो मैजिस्ट्रेट अटैचमेंट हटा सकते हैं। अब मैजिस्ट्रेट ने जो प्रॉपर्टी ली है उस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, तो मैजिस्ट्रेट प्रॉपर्टी अटैच करने के बाद 2 ऑप्शंस हैं उनके पास। पहला, वो रिसीवर अपॉइंट करेगा, ये जो रिसीवर है वो सीपीसी के अंडर काम करेगा और मैजिस्ट्रेट के कंट्रोल में ही होगा। सेकंड, उनके पास यही ऑप्शन है, वो खुद अरेंजमेंट करेंगे। अगर रिसीवर अपॉइंट नहीं होता है तो मैजिस्ट्रेट अपने हिसाब से उस प्रॉपर्टी का ध्यान रखने का अरेंजमेंट करेंगे। अब मानो अगर सिविल कोर्ट ने भी रिसीवर अपॉइंट कर दिया है तो क्या होगा, अगर बाद में भी सिविल कोर्ट ने रिसीवर अपॉइंट कर दिया तो मैजिस्ट्रेट अपने रिसीवर को, सिविल कोर्ट के रिसीवर को प्रॉपर्टी हैंडओवर करने का ऑर्डर देंगे। सो अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, 166, डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड और वाटर। कब मैजिस्ट्रेट एक्शन ले सकता है उसको समझते हैं। अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को किसी पुलिस रिपोर्ट या फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन से ये लगता है कि लैंड या वाटर के राइट्स को लेकर कोई डिस्प्यूट है जो शांति भंग कर सकता है तो वो एक रिटन ऑर्डर पास करेंगे जो बताएगा कि डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है। दोनों पार्टीज को समन्स करेंगे ताकि वो रिटन स्टेटमेंट दे सके और कोर्ट में अपीयर हो सके। अब मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी कैसे करेगा, पार्टीज के रिटन स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और उस पर सुनवाई करेंगे। अब एविडेंस को रिकॉर्ड करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो फिर वो एविडेंस भी ले सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो डिसाइड करेगा कि राइट एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। सेक्शन 164 के प्रोविजंस भी यहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं। अगर अब मैजिस्ट्रेट को लगता है कि राइट एग्जिस्ट करता है तो वो ऑर्डर पास कर सकता है कि कोई भी उस राइट में इंटरफेरेंस ना करे। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मैजिस्ट्रेट तभी ऑर्डर देगा अगर राइट एक्सरसाइज किया गया है। अगर राइट हर वक्त एक्सरसाइज किया जाता है तो पिछले 3 मंथ्स के अंदर ये राइट यूज किया गया हो तो, और अगर राइट किसी पर्टिकुलर सीजन या ओकेशन पर होता है तो पिछले सीजन या ओकेशन पर यूज हुआ हो। अगर ये कंडीशंस पूरी नहीं होती तो मैजिस्ट्रेट इंटरफेरेंस ऑर्डर पास नहीं करेंगे, रोकने का उसको ऑर्डर नहीं देगा। अब ना इसमें सेक्शन 164 और 166 का ओवरलैप है, उसको समझते हैं। अगर किसी सेक्शन 164 के मैटर में मैजिस्ट्रेट को लगे कि ये डिस्प्यूट राइट ऑफ यूजर का है तो वो सेक्शन 166 के तहत इंक्वायरी कंटिन्यू कर सकता है और वाइसा वर्सा, लेकिन मैजिस्ट्रेट को अपने रीजंस इसमें रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो दिस वाज इट सेक्शन 166। अब आते हैं 167 लास्ट सेक्शन पर, लोकल इंक्वायरी। लोकल इंक्वायरी करने का राइट किसका है। अगर सेक्शन 164, 165 या 166 के किसी केस में लोकल इंक्वायरी की जरूरत होती है तो डीएम या एसडीएम किसी भी सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को इंक्वायरी करने के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। इंक्वायरी करने वाले मैजिस्ट्रेट को रिटन इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं ताकि वो प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन करें। मैजिस्ट्रेट डिसाइड कर सकता है कि इंक्वायरी का खर्चा कौन बेयर करेगा, दोनों पार्टीज करेंगी या फिर सिर्फ एक पार्टी करेगी। इसमें इंक्वायरी रिपोर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है वो समझते हैं। जो मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा उसकी रिपोर्ट कोर्ट में एविडेंस के रूप में पढ़ी जा सकती है। ये जो रिपोर्ट है वो केस में डिसीजन लेने पर मदद करती है। इंक्वायरी का इसमें खर्चा कौन देगा, जिस मैजिस्ट्रेट ने सेक्शन 164, 165, 166 के केस में डिसीजन दिया है वो डिसाइड कर सकता है कि इंक्वायरी का टोटल या पार्शियल कॉस्ट कौन पे करेगा, प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट। अगर विटनेस या एडवोकेट का खर्चा है तो वो भी इंक्लूड किया जा सकता है जब तक कोर्ट उसे रीजनेबल माने। सो यस, दैट वाज इट 167। यहाँ पर हमारा चैप्टर 11 खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वरना जाने दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।